प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसे अच्छे से समझ पाए हैं? पहले जनरली यह टॉपिक 11th-12th स्टैंडर्ड की क्लासों में हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से इससे संबंधित सवाल कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी डाले जाते हैं। इसलिए इसका बेसिक कंसेप्ट 9th-10th क्लासों से ही शुरू कर दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को आगे इसके एडवांस लेवल के सवालों को समझने में प्रॉब्लम ना आए। उन्हें लगे कि हमने इससे संबंधित क्वेश्चनों को पहले पढ़ा है या हमने इस टॉपिक को पहले पढ़ा है। इसी के मद्देनज़र इस टॉपिक को अब 9th और 10th क्लासों से ही शुरू कर दिया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ पाते या उन्होंने बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझा है, तो उन्हें आगे भी इन सवालों को समझने में परेशानी होती है। तो आप पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए कि एक्चुअली में प्रायिकता होती क्या है। तो हम यहाँ पे प्रायिकता से संबंधित सिक्के के सवालों को, पासे से संबंधित सवालों को, ताश के पत्तों से संबंधित सवालों को और थैले या बैग में रखी बॉल्स, इससे संबंधित सवालों का बेसिक कंसेप्ट पूरा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है यदि आपने इसे ध्यानपूर्वक देख लिया और ध्यान से सुना तो आपका ये टॉपिक, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता का बेसिक संप्रत्यय। लेट्स स्टार्ट। आइए अब हम देखते हैं प्रायिकता का अर्थ, यानी कि प्रायिकता का मीनिंग क्या होता है, प्रायिकता कहते किसे हैं। प्रायिकता का अर्थ किसी घटना या किसी कार्य के घटने अथवा होने की संभावना को गणितीय रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाता है। यानी कि किसी घटना या किसी कार्य के घटने की संभावना कितनी है और उस संभावना को गणितीय रूप में व्यक्त करना ही प्रायिकता कहलाती है। या आप इसे ऐसे समझिए कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाएं या बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनके होने की संभावना कम या अधिक होती है। इन संभावनाओं का संख्यात्मक मान प्रायिकता कहलाता है। इन संभावनाओं का संख्यात्मक मान प्रायिकता कहलाता है। देखिए, उदाहरण से समझिए। जैसे कि कहा जाए कि आज शायद बारिश होगी, तो यदि मौसम बहुत साफ़ सुथरा है, अच्छा है और बारिश की संभावना कम है, तो उसमें ये कहेंगे कि भाई बारिश की संभावना कम है। लेकिन यदि मौसम बारिश के अनुकूल बना हुआ है, यानी कि बादल हो रहे हैं और बारिश कभी भी आ सकती है, तो उसकी संभावना ज़्यादा होगी। तो उस संभावना को गणितीय रूप में लिखना वही प्रायिकता कहलाती है। दूसरे से देखिए, आप इस उदाहरण से समझिए कि कोई दो टीमें क्रिकेट मैच खेल रही हैं। क्रिकेट मैच खेल रही किन्हीं दो टीमों में से किसी एक के जीतने और दूसरे टीम के हारने की संभावना, यानी कि कोई दो टीमें हैं और वो क्रिकेट मैच खेल रही हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ये अंदाज़ा लगाएंगे, ये संभावना बनती है कि कौन सी टीम जीत सकती है और कौन सी टीम हारेगी। तो उस संभावना को गणितीय रूप में लिखना ही प्रायिकता कहलाती है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रायिकता शब्द अच्छे से समझ आ गया है। अब हम इस प्रायिकता को निकालते कैसे हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, इसे समझते हैं। प्रायिकता ज्ञात करना यानी कि किसी घटना ई की प्रायिकता को निम्न प्रकार लिखा जाता है। P फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि ई के घटने की संभावना, इसे प्रायिकता पढ़ते हैं कि ई की प्रायिकता। तो देखिए, ई की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि P ऑफ ई, यानी कि P की प्रायिकता का मान क्या होता है, घटना या कार्य की अनुकूल स्थितियां,
स्थितियां या परिणाम किसी घटना या कार्य के अनुकूल स्थितियां या परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। यानी कि किसी घटना में कुल कितने परिणाम हैं और एक विशेष घटना होने की अनुकूल कितनी स्थितियां हैं, तो उसका जो प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है घटना के अनुकूल स्थितियां बटे घटना के कुल परिणाम। इसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसी के जरिए हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका सूत्र होता है प्रायिकता ज्ञात करने का, कि किसी घटना या कार्य के अनुकूल स्थितियां या परिणाम कितने हैं और उसमें कुल घटना के जो परिणाम हैं उसका भाग देना। ये इससे हम प्रायिकता निकाल लेते हैं, ये हम उससे प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रायिकता ज्ञात करने के लिए यदि कोई घटना ई है तो उसकी प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, उसके अनुकूल परिणाम और उसके कुल परिणाम, उसके अनुकूल परिणाम बटे उसके कुल परिणाम। यानी कि उसके अनुकूल, उसके जो संभावित परिणाम हैं उसमें उसके कुल परिणामों का भाग देना ही, यानी कि उससे डिवाइड कर देना ही उसकी प्रायिकता निकल आएगी। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, किसी निश्चित घटना, यानी कि उस घटना की संभावना निश्चित है घटने की, तो हम क्या कहते हैं, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। और दूसरा, एक असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 यानी कि 0 होता है। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसे ध्यान रखिए कि यदि आपको कहा जाए कि कोई घटना के घटित होने की संभावना निश्चित है कि वो घटना होगी ही, तो उसकी प्रायिकता का मान 1 होगा, उसकी प्रायिकता का मान 1 होता है। और यदि कहा जाए कि कोई घटना है जो कि होना असंभव है, तो इसका मतलब कि उसकी प्रायिकता का मान 0 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया कि किसी भी प्रायिकता का जो घटने की जो संभावना यदि 100% आपको दिखे कि ये घटना निश्चित होगी, तो उसकी प्रायिकता का मान 1 होगा। और यदि उस घटना के घटने की संभावना असंभव है, यानी कि वो घटना नहीं घटेगी, तो उसकी प्रायिकता का मान जो होगा वो होगा, उसकी जो प्रायिकता का मान होगा वो होगा 0। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। अब देखिए प्रायिकता का मान मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, यानी कि किसी घटना की प्रायिकता का मान कम से कम कितना हो सकता है और अधिक से अधिक कितना हो सकता है। किसी घटना ई की प्रायिकता का जो संख्यात्मक मान होता है वो होता है 0 और 1, 0 और 1 के मध्य। किसी घटना ई के प्रायिकता का मान 0 और 1 के मध्य होता है, यानी कि या तो वो 0 से बड़ा होगा
या फिर 1 से छोटा होगा उसका मान। दूसरा देखिए, अभी हमने देखा कि यदि कोई घटना असंभव है तो उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है? 0। इसका मतलब कि प्रायिकता का मान 0 के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब होता है कि बराबर या 0 से बड़ा। दूसरा देखिए, अभी आपने ये भी देखा कि यदि कोई घटना निश्चित घटेगी तो उसकी प्रायिकता का मान देखा हमने 1 होता है। इसका मतलब कि इसकी प्रायिकता का मान यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा या 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि प्रायिकता का मान कितना हो सकता है। किसी घटना की प्रायिकता का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा या 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। यानी कि 1 से बड़ा मान उसका नहीं हो सकता, 2, 4, 6, 8 ऐसे नहीं आ सकता। 0 और 1 के बीच में ही उसका मान सीमित रहता है। इसे कहते हैं प्रायिकता का संख्यात्मक मान। ठीक है, ये होगा संख्यात्मक मान। अब देखिए, हम इसमें देखते हैं। अब देखिए, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता का मान a है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता का मान a है तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता का मान, तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता का मान होगा। यदि आपको कहा जाए कि भाई किसी घटना के घटने की प्रायिकता का मान a है तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता का मान क्या होगा? वो होगा 1 - a। क्या होगा? 1 - a, यानी कि 1 में से उस एक a को घटा देंगे। उदाहरण देखिए, जैसे कि आपको कहा जाए कि भाई किसी घटना के घटने की प्रायिकता का मान 0.25 है। 0.25 है किसी घटना के घटने की प्रायिकता का मान, तो इसके नहीं घटने की प्रायिकता का मान कितना होगा? 1 - 0.25, यानी कि ये आ जाएगा 0.75। ये इसकी प्रायिकता का मान आ जाएगा, नहीं घटने की प्रायिकता, नहीं घटने की प्रायिकता। समझ में आ गया? यदि आपको कहा जाए कि किसी घटना की घटने की प्रायिकता का मान दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई इसके नहीं घटने की प्रायिकता का मान क्या होगा, तो आप उसे क्या करेंगे कि आप उसे 1 में से माइनस कर देंगे, वो उसके नहीं घटने की प्रायिकता का मान होगा। ठीक है, अब हम इससे संबंधित सवाल ले लेते हैं और उन्हें सोल्व करते हैं। यहाँ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किसी सिक्के की उछाल से संबंधित सवाल कैसे सोल्व किए जाते हैं, किसी पासे को उछालने पर उससे संबंधित सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है, किसी ताश की गड्डी में से यदि कोई पत्ता निकाला जाता है तो उससे संबंधित सवाल, और किसी थैले या बैग में रखी विभिन्न रंगों की गेंद से संबंधित सवालों को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले किसी सिक्के से संबंधित उछाल से संबंधित सवाल। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर ए, जो है कि सिक्के के किसी एक उछाल से संबंधित। यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तब उसकी निम्न प्रायिकता के मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि यदि कोई सिक्का है और उसे एक बार उछाला जाता है तब उसकी निम्न प्रायिकताओं के मान ज्ञात कीजिए। पहला है कि उसके हेड को कहा जाता है चित्त, यानी कि उसके हेड आने की प्रायिकता का मान क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पे हल लिखते हैं।
पहला, हमें पता है कि प्रायिकता होती है, क्योंकि प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम हम जानते हैं प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखिए, यदि किसी सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें कितने परिणाम आने की संभावना है, यानी कि किसी एक सिक्के को उछाला हमने तो उसमें से कुल कितने परिणाम आ सकते हैं हमारे सामने कुल 2 परिणाम आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं? या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। 2 ही परिणाम हैं कुल। भाई एक सिक्के को हमने ऐसे उछाला तो उसमें 2 ही परिणाम हैं, कुल परिणाम 2 होंगे, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो कुल परिणाम कितने हो गए यहाँ पे? 2। कुल परिणाम कितने हुए? 2। अब देखिए अनुकूल परिणाम, यानी कि हमें क्या आने के लिए पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है कि हेड आने की, यानी कि चित्त आने की प्रायिकता बताइए। इसका मतलब कि हेड आने की संभावना कितनी है? भाई उसके कुल परिणाम तो है 2 और उसमें हेड ही आए, उसकी संभावना कितनी है? देखिए हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, लेकिन हेड के आने की संभावना तो एक ही है ना, यानी कि हेड के आने की संभावना एक ही है। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1, यानी कि हेड के आने की संभावना 1 है और कुल परिणाम 2 हैं, तो उसकी प्रायिकता का मान कितना हो गया? 1/2। उसकी प्रायिकता का मान कितना हो गया? 1/2। अब देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप से पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि टेल को बोलते हैं पट, यानी कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? सेम ऐसे ही देखिए कि यहाँ पे कुल परिणाम कितने हुए? 2, और टेल आने की प्रायिकता, यानी कि किसी सिक्के की एक उछाल से हेड या टेल में से कोई भी अंक आ सकता है। तो कह रहा है कि टेल आने की प्रायिकता, यानी कि टेल आने की संभावना कितनी है? 1 ही तो है यहाँ पे, तो इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, यानी कि टेल के आने की प्रायिकता का मान भी कितना होगा? 1/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि हेड या टेल में से किसी के भी नहीं आने की प्रायिकता, किसी के भी नहीं आने की प्रायिकता। तो पहले तो आप क्या करते हैं कि प्रायिकता के लिए कुल परिणाम, यानी कि किसी सिक्के को उछाला हमने तो उसके कुल परिणाम कितने हुए? 2 हुए। अब कह रहा है कि हेड या टेल में से किसी भी अंक के नहीं आने की प्रायिकता। अरे भाई जब हम किसी सिक्के को उछालेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब यहाँ कह रहा है कि भाई कुछ ना आए, तो ऐसी तो संभावना नहीं है ना कि कुछ भी ना आए। तो इसका मतलब इन दोनों में से कुछ भी ना आए, इसकी संभावना कितनी है? इन दोनों में से कुछ भी ना आए, इसकी संभावना तो 0 हुई ना कि भाई इसके अनुकूल परिणाम 0 हुए, कि भाई इन दोनों में से कुछ भी ना आए, इसकी संभावना 0 है। तो इसका मतलब कि 0 में जब 2 का भाग देंगे तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। इसकी प्रायिकता का मान कितना होगा? 0, क्योंकि कह रहा है कि हेड या टेल में से कोई भी ना आए, तो इसकी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कुछ भी ना आए। तो इसका मतलब कि उसकी जो अनुकूल स्थितियां हैं वो कितनी होगी? 0, और 0 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0, यानी कि उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। अब देखिए चौथा सवाल। चौथे में क्या कह रहा है कि भाई हेड और टेल दोनों के एक साथ आने की प्रायिकता बताइए। कि भाई हमने सिक्के को उछाला और दोनों हेड और टेल एक साथ ही आए, तो इसकी संभावना है क्या कि दोनों एक साथ ही आ जाएं? भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसकी भी संभावना, यानी कि कुल परिणाम कितने होंगे? 2 होंगे, और उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 0, यानी कि इसकी भी जो प्रायिकता है उसका मान कितना आएगा? 0। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि जो यदि हम किसी सिक्के को एक बार उछालें तो उसमें हेड और टेल, ये समझ में आ गया, हेड और टेल आ गया समझ में। उसके बाद उससे संबंधित उसकी संभावनाएं, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल।
पासे से संबंधित सवाल, बेहद इंपॉर्टेंट है पासे से संबंधित सवाल। अब बी सेक्शन देखिए, बी भाग, जिसमें कि हम पासे से संबंधित सवालों को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी पासे को एक बार उछाला जाता है तब उसकी निम्न प्रायिकताओं के मान ज्ञात कीजिए। तब उसकी निम्न प्रायिकता के मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट कि विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता। देखिए हम इसे यहाँ सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यही होता है ना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यानी कि उस घटना की जो अनुकूल परिणाम है उसमें उस घटना के सभी परिणामों का भाग, ये उसकी प्रायिकता का संख्यात्मक मान प्राप्त होगा। तब देखिए कि यदि किसी पासे को एक बार उछाला जाता है तब उसकी निम्न प्रायिकताओं के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता, यानी कि एक पासे को हमने उछाला और उसको उछालने के बाद उसमें विषम अंक आए, इसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो इसके कुल परिणाम कितने होंगे। आप बताइए कि पासे में एक बार उछालने पर उसके कुल परिणाम कितने होंगे। यानी कि उसमें अंक होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 एक पासे में। यानी कि ये जो पासा है इस पासे में कुल कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। यानी कि एक पासे में कितने अंक होते हैं, एक पासे में 6 अंक होते हैं। तो उसे अगर उछाला जाता है तो उसमें कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, 6। तो ये तो हो गया कुल परिणाम, यानी कि 6 उसके कुल परिणाम हो गए। अनुकूल परिणाम किसके अनुकूल, विषम संख्या के। तो देखिए 1 से 6 तक की जो अंक है उसमें विषम अंक कौन कौन से हैं, आपको पता है 1 3 और 5। यानी कि पासे में जो विषम अंक हैं वो 1 3 और 5, यानी कि 3 अंक हो गए। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए विषम अंक के, विषम अंक के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। और इसे और शॉर्ट रूप में लिखेंगे तो 3 से कट रहा है, ये 1 आ गया और 3 से कट रहा है 2, यानी कि इसका मान आ गया 1/2। यानी कि जब किसी पासे को एक बार उछाला जाता है तो उसमें विषम अंक आने की प्रायिकता का मान होगा 1/2। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अभाज्य अंक आने की प्रायिकता। अभाज्य अंक, अब अभाज्य अंक किसे कहते हैं, अभाज्य अंक वो अंक होता है जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए 5 है, इसमें एक तो स्वयं का यानी कि 5 का भाग जा रहा है और एक इसमें सिर्फ 1 का भाग जा सकता है। ठीक है कि भाई 5 में 1 तो आप 5 का भाग दे दीजिए, ये चला जाएगा पूरा पूरा, और 5 में आप 1 का भाग दे दीजिए, ये भी पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन इस स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी और संख्या से ये भाज्य नहीं है, यानी किसी और का पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा, तो ये एक अभाज्य संख्या होगी, ये एक अभाज्य संख्या होगी। अब देखिए बताइए कि 1 2 3 4 5 और 6 इसमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। क्या 6 एक अभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसमें 6 और 1 के अलावा 2 का और 3 का भाग जा रहा है, तो ये नहीं है। 5, देखिए 5 एक अभाज्य संख्या होगी क्योंकि इसमें सिर्फ खुद के अलावा और 1 के अलावा और किसी संख्या का भाग इसमें नहीं जा रहा। एक हो गया। 4 देखिए, 4 में 4 का भाग भी जा रहा है और 1 का भी, इसके अलावा 2 का भाग भी जाता है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या हो गई, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। 3 देखिए, 3 जो है 3 में 1 और 3 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखिए 2,
क्या 2 अभाज्य संख्या है? देखिए भाई, मैंने आपको अभी बताया कि जिस संख्या में खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाता हो तो वो अभाज्य संख्या होगी। इसका मतलब कि 2 जो है वो भी अभाज्य संख्या है। आप इसे ध्यान रखिए कि नोट कि 2 सिर्फ अकेली एक संख्या है जो कि सम है और अभाज्य है। सिर्फ एक ही संख्या है 2 जो कि सम संख्या है लेकिन अभाज्य है, बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था कि अभाज्य अंक आने की संभावना। और अब ये और देख लीजिए, एक जो है वो ना तो भाज्य में काउंट करते हैं और ना ही अभाज्य में काउंट करते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि 1 से लेके और 6 तक, 1 से लेके और 6 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो हैं 2, 3 और 5। यानी कि हमारे पास कुल अनुकूल अंक कितने हो गए? अनुकूल जो परिणाम हो गए वो कितने हो गए? 3, 2, 3 और 5। तो अनुकूल परिणाम की जगह हम कितने लिखेंगे? 3। और कुल परिणाम कितने आ सकते हैं 1 से लेकर 6 तक? तो कुल परिणाम हो गए 6। तो यहाँ पे भी देखिए अनुकूल परिणाम है वो 3 है, उसके कुल परिणाम है वो 6 है, यानी कि इसका मान भी आ गया 1/2, यानी कि 1/2 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 के गुणज आने की प्रायिकता। 2 के गुणज आने की प्रायिकता। अब देखिए 1 से लेके 6 तक जो पासे में अंक हैं उसमें 2 के गुणज कौन कौन से हैं? भाई पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक होते हैं। इसका मतलब कुल परिणाम तो कितने हो गए? 6। अब कह रहा है कि 2 के गुणज होने चाहिए, यानी कि वो 2 से गुणा होने चाहिए। तो देखिए जो 6 है वो 2 का गुणज है, 4 है वो 2 का गुणज है, और 2 है वो भी 2 का गुणज है। यानी कि इसे लिखा जा सकता है 2 गुणा 1, इसे लिखा जा सकता है 2 गुणा 2, इसे लिखा जा सकता है 2 गुणा 3। यानी कि ये जो सभी राशियां हैं ये 2 के गुणज हैं। तो अनुकूल अंक कितने हो गए? 3 हो गए। यानी कि 2 के गुणज के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। और उसके कुल परिणाम कितने होंगे? 6 होंगे। तो इसकी प्रायिकता का मान क्या आ गया? 1/2, यानी कि 1/2 हमारे पास इसका भी मान आ गया, 2 के गुणज होने की प्रायिकता का मान। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब यहाँ पे देखिए कि अनुकूल परिणाम तो वही होंगे, सेम रहेंगे। भाई किसी पासे को हमने उछाला तो उसके जो कुल परिणाम हैं वो तो सेम रहेंगे। कितने होंगे? 6। तो चौथा क्वेश्चन देखिए कि कुल परिणाम तो कितने होंगे? 6। अब बात आती है कि भाई 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं? 5 और 6। ये 2 ही संभावनाएं हैं ना। इसका मतलब कि अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसका मान कितना आ जाएगा? अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 6। तो यानी कि देखिए इसको 2/6 या फिर इसे लिख सकते हैं 1/3। तो इसका मान आ गया 1/3। ये इसकी प्रायिकता होगी। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है 5वें क्वेश्चन में, यहीं पे कर लेते हैं इसे, कि 7 अंक आने की प्रायिकता। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम एक पासे में 6 होते हैं उछालने पर। अब 7 अंक आने की प्रायिकता। भाई जब एक पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक ही अंक हैं तो उसमें 7 कहाँ से आएगा? इसका मतलब कि 7 के अनुकूल परिणाम क्या है, यानी कि 7 के पक्ष में या 7 के फेवर में कोई अंक है क्या? नहीं है। इसका मतलब 0। इसका मतलब कि 7 के अनुकूल परिणाम कोई नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो 0 में जब हम 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब कि 7 अंक आने की प्रायिकता का मान होगा 0। ठीक है, तो आप इस तरह से उस समय समझ सकते हैं। आपको विषम की जगह सम भी पूछ सकता है, अभाज्य की तरह भाज्य भी पूछ सकता है कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 के गुणज की जगह आपसे पूछ सकता है 3 के गुणज की प्रायिकता क्या होगी। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता के अलावा पूछ सकता है कि 2 से बड़े अंक आने की प्रायिकता का मान क्या होगा। 7 अंक आने की प्रायिकता की बजाय पूछ सकता है कि भाई अंक 10 आए, इसकी प्रायिकता क्या है। तो आपको उसे समझना है
कि उसमें वो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इसलिए ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप सी की तरफ, जो है ताश की गड्डियों से संबंधित सवाल। टाइप सी देखिए, यानी कि किसी ताश की गड्डी में से यदि कोई पत्ता निकालते हैं तो उससे संबंधित सवाल कैसे होंगे, उन्हें हम यहाँ पे देख रहे हैं। सी टाइप देखिए, जिसमें कि ताश की गड्डी से संबंधित सवाल शामिल होते हैं। किसी ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तब निम्न प्रायिकता के मान ज्ञात कीजिए। एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसका मतलब कि रैंडमली, यानी कि बिना कोई नियम, बिना देखे हम कोई पत्ता उसमें से निकाल रहे हैं, तो उसे यादृच्छिक कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसे रैंडमली कहा जाता है। तो हमें निम्न प्रायिकताओं के मान ज्ञात करने हैं, जो कि नीचे लिखे हुए हैं। तो आइए हम इन प्रायिकताओं के मान ज्ञात करते हैं और समझते हैं कि कैसे इनकी प्रायिकता निकाली जाती है। देखिए, कहा गया है कि काला पत्ता आने की प्रायिकता। अब हम इसको सोल्व करें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक ताश की गड्डी में कुल परिणाम, यानी कि कुल कितने पत्ते होते हैं। कुल परिणाम का मतलब कि उस ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होंगे। तो हमें पता है कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। यही होता है कि भाई हमें किसी की प्रायिकता निकालनी है तो उससे संबंधित कुल परिणाम कितने हैं और उसके फेवर में उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं। तो उस दोनों का जब हम डिवाइड करते हैं तो वो जो संख्यात्मक मान आता है वही उसकी प्रायिकता कहलाती है। अब हमें क्या कह रहा है कि काला पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर पहला। तो कुल परिणाम कितने होंगे, यानी कि उस गड्डी में कुल कितने पत्ते हैं, 52। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 52। कुल परिणाम कितने हो गए, 52। अब कहा गया है कि काला पत्ता। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते काले होते हैं। देखिए, एक ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52। कितने होते हैं, 52, जिसमें से कि 4 टाइप होते हैं, जिसे कहते हैं हुकुम, पान, ईंट और चिड़ी। ये 4 टाइप के पत्ते एक ताश की गड्डी में होते हैं। हुकुम के पत्ते की जो स्टाइल होती है वो होती है इस टाइप की, शेप होता है वो ऐसा होता है। दूसरा होता है पान, पान के जो पत्ते की जो शेप होती है वो होती है ऐसी। तीसरा होता है ईंट, या उसे डायमंड भी कहते हैं, तो उसके जो पत्ते की जो शेप होती है वो ये होती है, इस टाइप की होती है। तीसरा होता है चिड़ी, चिड़ी के जो पत्ता होता है उसकी शेप होती है ऐसी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो 52 पत्ते हैं, उन 52 पत्तों में से आधे पत्ते तो ब्लैक होते हैं और आधे पत्ते रेड होते हैं। तो जो हुक्म है ये ब्लैक होता है, ये ब्लैक होता है, और जो चिड़ी है ये भी ब्लैक होता है, यानी कि काला होता है, ये भी काला होता है। जो पान और जो ईंट हैं ये होते हैं रेड, यानी कि लाल। तो हमसे क्या पूछा गया है कि काला पत्ता आने की प्रायिकता। तो देखिए काले पत्ते कितने हुए, प्रत्येक होते हैं 13 हुक्म के पत्ते होते हैं, 13 पान के पत्ते होते हैं, 13 ईंट के होते हैं और 13 ही चिड़ी के होते हैं, यानी कि सभी बराबर बराबर होते हैं। तो उसमें आधे पत्ते काले होंगे और आधे लाल। तो हमसे पूछा गया है कि काला पत्ता आने की प्रायिकता। तो काले पत्ते कितने हुए 52 में से, 52 में से काले पत्ते यानी कि आधे, यानी कि 13 तो हो गए चिड़ी के और 13 हो गए हुक्म के, यानी कि 13 दूने 26। तो काला पत्ता आने की प्रायिकता यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई, 52 में से ब्लैक पत्ता यानी काला पत्ता निकले, इसकी संभावना कितनी है 26। अनुकूल परिणाम कितने हो गए 26, यानी कि 13 तो हुक्म के
काले पत्ते हैं और 13 ही चिड़ी के काले पत्ते हैं। तो काला पत्ता आने की प्रायिकता क्या हो गई 26/52। देखिए इसे और शॉर्ट रूप में लिखा जाता है 26 एकम 26 और 26 दूने 52 यानी कि 1/2। इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 1/2 यानी कि काला पत्ता आने की प्रायिकता हो गई 1/2। अब देखिए फटाफट से दूसरा क्वेश्चन आप कर लेंगे। रानी आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले कि ताश की गड्डी में कुल परिणाम कितने होंगे, वही 52 होंगे, तो कुल परिणाम तो हो गए 52। अब रानी को बेगम भी कहा जाता है, तो उनमें से रानी कितनी होती है आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ताश की गड्डी में रानियाँ कितनी होती हैं। तो आप देखेंगे कि रानी जो होती है ताश की गड्डी में वो 4 होती है, ठीक है। एक हुक्म की होती है, एक पान की होती है, एक चिड़ी और ईंट की, यानी कि उसमें होती हैं रानियाँ 4। तो उसके पक्ष में अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई, रानी के फेवर में अनुकूल परिणाम कितने हुए 4 हुए ना। तो इसका मतलब ये आ गया 4/52। इसे और देखिए कट रहा है तो शॉर्ट लिख सकते हैं 4 एकम 4 और ये हो गया 4 एकम 4 और 4 3 12 यानी कि 1/12 1/13, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/13 किसकी, रानी आने की प्रायिकता। अब देखिए है हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता। अब हुक्म का इक्का यानी कि इक्के होते हैं 4, एक हुक्म का इक्का होगा, एक पान का होगा, एक चिड़ी का होगा, एक ईंट का होगा। अब आपसे पूछा है हुक्म का इक्का हो, तो भाई कुल परिणाम तो कितने हुए, कुल परिणाम तो 52 ही हुए ना, कुल परिणाम तो 52 हुए। लेकिन हुक्म का इक्का है भाई, उसमें हुक्म का इक्का एक ही होता है, दूसरा होता है पान का, तीसरा होता है ईंट का और चौथा चिड़ी का। तो उसमें हुक्म का इक्का एक ही हुआ, इसका मतलब कि अनुकूल परिणाम कितने हुए 1। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, इसकी प्रायिकता 1/52 आ गई। अब आइए नेक्स्ट, गुलाम या बादशाह आने की प्रायिकता। गुलाम या बादशाह आने की प्रायिकता। देखिए चौथे सवाल को देखिए, चौथे सवाल में कहा है कि भाई उसके गुलाम या फिर बादशाह आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो हमें पता है कि प्रायिकता होती है कुल परिणाम। तो एक ताश की गड्डी में कुल परिणाम कितने होंगे 52, बादशाह और गुलाम। तो देखिए आपको पता होगा या पता होना चाहिए कि एक ताश की गड्डी में 4 तो गुलाम होते हैं और 4 ही बादशाह होते हैं। इसका मतलब कि 4 और 4 यानी कि 8, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे भाई, गुलाम और बादशाह अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 4 इसके और 4 उसके, यानी कि 8 हो गए, यानी कि 8/52। ये भी कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम और 4 3 12 यानी कि 2/13 इसकी प्रायिकता का मान आ जाएगा। हाँ, यदि अगर हमें इससे ये पूछा जाता कि सिर्फ बादशाह आने की प्रायिकता बताइए, तो बादशाह आने की प्रायिकता यानी कि अनुकूल परिणाम 4 होते तो उसकी 4/52 हो जाती। खाली गुलाम आने का पूछता तो वो भी 4/52 आती। अब इसमें पूछ लिया गया कि दोनों के आने, दोनों में से कोई भी अंक आ जाए, इसका मतलब कि 52 में से जो अनुकूल परिणाम है वो 8 है, तो 8/52 यह हो गया 2/13, ये इसके प्रायिकता का मान आ गया। अब देखिए पाँचवा सवाल। पाँचवें सवाल में कहा गया है कि ईंट या पान का पत्ता आने की प्रायिकता। तो देखिए हमें इसमें वही बात कि कुल परिणाम तो कितने होंगे 52 होंगे। अब ईंट या पान, अब देखिए ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं और 13 ही होते हैं पान के और 13 ही चिड़ी के और 13 हुक्म के होते हैं। तो हमसे पूछा गया कि भाई ईंट आए या पान आए, इन दोनों में से कोई भी पत्ता आ जाए उसे निकालने पर, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो 13 इसके पत्ते होते हैं और 13 ही इसके पत्ते होते हैं, तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम हो गए 13 दूने 26 यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 इसकी प्रायिकता का मान होगा। इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब फ़र्क इससे पड़ता है कि आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं कि उसने क्या पूछा है और हम उसे कैसे निकालें। अब जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई किसी ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए, लाल रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है कि लाल रंग कितने होते हैं, उसमें 26 होते हैं, तो 26/52। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब है कि आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं कि वो उसका प्रायिकता निकालते कैसे हैं। देखिए टाइप 4 यानी कि डी टाइप के जो सवाल इसमें जो प्रायिकता में होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए यदि किसी बैग में 7 सफ़ेद रंग की, 5 काले रंग की और 4 लाल और नीले रंग की गेंदें हैं, तब
यदि एक गेंद यादृच्छिक यानी कि रैंडमली निकाली जाती है तब निम्न प्रायिकताओं के मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं कि भाई कोई बैग है और उस बैग में 7 सफ़ेद रंग की बॉलें हैं, 5 काले रंग की बॉल रखी हैं उसमें, और 4 बॉलें लाल और नीले रंग की उस बैग में हैं। और यदि हम बिना देखे, बिना कोई प्रोसेस के साधारण तरीके से एक बॉल उसमें से निकालते हैं तो निम्न कंडीशन में उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए पहला जो है वो क्या कह रहा है कि गेंद के सफ़ेद रंग की होने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, पहला आंसर फर्स्ट। प्रायिकता हमें पता है कि प्रायिकता का मान क्या होता है। प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए पहले का आंसर क्या आएगा, पहले का आंसर क्या आएगा कि भाई कुल परिणाम कितने होंगे। पहले तो ये देखिए भाई किसी बैग में 7 सफ़ेद रंग की बॉल हैं, 5 काले रंग की और 4 लाल और नीले रंग की हैं, तो उसमें कुल परिणाम कितने होंगे। इसलिए कुल परिणाम होंगे, देखिए कुल गेंदों के बराबर। कुल परिणाम कितने होंगे 7 + 5 + 4 + 4, ये कितने हो गए 5 और 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 4 हो गए 20, यानी कि कुल परिणाम कितने आए हमारे 20। तो पहले क्वेश्चन में कुल परिणाम तो कितने हो गए 20, ठीक है। अब कह रहा है कि सफ़ेद रंग की गेंद, यानी कि सफ़ेद गेंद आए उसे निकालने पर इसके पक्ष में अनुकूल परिणाम कितने हैं, सिर्फ 7। भाई 7 सफ़ेद रंग की गेंद आए उसमें से निकालने पर तो इसके पक्ष में अनुकूल परिणाम कितने हुए 7 ही तो हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 7/20, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल देखिए, समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो देखिए काले रंग की गेंद आने की प्रायिकता। अब देखिए काले रंग की गेंद आने की प्रायिकता हम निकालेंगे तो उसमें सबसे पहले तो नीचे तो क्या लिखेंगे कुल परिणाम, और कुल परिणाम किसके बराबर होंगे, उन कुल बॉल्स के बराबर होंगे। तो कुल बॉल्स कितनी है 20, यानी कि 20 हमारे पास, तो कुल परिणाम कितने हो गए 20। अब काले रंग की बॉल आए तो काले रंग की बॉल के पक्ष में कितने अनुकूल परिणाम हैं 5 हैं, यानी कि उन सब बॉलों में से 5 ही बॉल हैं जो काले रंग की हैं। इसका मतलब कि अनुकूल परिणाम कितना होगा 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अनुकूल परिणाम की जगह 5 और कुल परिणाम की जगह लिखेंगे 20। तो 5/20, इसे और शॉर्ट रूप में लिखा जा सकता है 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी कि 1/4, ये इसकी प्रायिकता का मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए थर्ड, तीसरे में क्या कह रहा है कि भाई लाल रंग की गेंद आने की प्रायिकता। सेम ऐसे ही है कि भाई लाल रंग की आने की प्रायिकता, तो कुल परिणाम तो इसमें क्या होंगे भाई, परिणाम तो सारे कुल परिणाम तो सेम ही होंगे ना, यानी कि कुल परिणाम उसमें कितने हुए कुल गेंदों के बराबर, और कुल बॉल्स कितनी हैं 20 हैं, तो कुल परिणाम तो 20 हुआ। अब कह रहा है कि लाल रंग की गेंद है, यानी कि लाल रंग की गेंद कितनी है, यानी कि 4 तो लाल हैं और 4 नीली हैं, तो लाल रंग के पक्ष में कितने परिणाम हैं, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4 हो गए। तो यहाँ पे कितना आएगा 4/20, इसे और शॉर्ट में लिखेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी कि 1/5, ये इसकी लाल रंग की गेंद आने की प्रायिकता हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नीली गेंद नहीं आने की प्रायिकता। इसमें देखिए आपसे क्या पूछा है, नीली गेंद आने की नहीं पूछा। आपको पता है कि नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी कि नीली गेंद 4 है तो 4/20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा है कि नीली गेंद नहीं आने की प्रायिकता। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता का मान a है तो उसकी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का मान कितना होगा, 1 में से माइनस करेंगे। तो देखिए इसे कैसे करेंगे कि भाई नीली गेंद आने की, पहले तो हम क्या करेंगे नीली गेंद आने के पक्ष में प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे इसे चौथे क्वेश्चन में, देखिए यहाँ कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन कि
सबसे पहले तो क्या करेंगे कि नीली गेंद आने की प्रायिकता निकालेंगे और फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो वो उसको नीली गेंद नहीं आने के पक्ष में प्रायिकता होगी। तो क्या लिखेंगे, नीली गेंद आने की प्रायिकता, नीली गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी, यानी कि नीली गेंद 4 है तो 4/20 हो गया, यानी कि वही 1/5 हो गई इसकी प्रायिकता। तो नीली गेंद नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी, यानी कि 1 - 1/5। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। देखिए फिर ये 5 से 5 एकम 5 और -1 यानी कि 4/5, यानी कि 4/5 इसकी नीली गेंद नहीं आने के पक्ष में प्रायिकता होगी। ठीक है, समझ में आ गया भाई। अगर आपके पास किसी घटना की प्रायिकता का मान है और आपसे पूछा जाए कि उसके नहीं घटने की प्रायिकता, तो 1 में से माइनस करेंगे। तो हमने पहले क्या किया कि नीली गेंद की प्रायिकता निकाल ली और फिर से 1 में से माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि भाई पीले रंग की गेंद आने की प्रायिकता बताइए। अब देखिए ये तो अलग ही क्वेश्चन हो गया भाई। उसमें कह रहा है कि एक बैग में 7 सफ़ेद रंग की बॉलें हैं, 5 काले रंग की बॉलें हैं और 4 लाल और नीले रंग की गेंद हैं। अब वो कह रहा है कि भाई पीले रंग की गेंद आने की प्रायिकता। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं, 20 हैं भाई। कुल परिणाम 20 ही है ना, जितनी बॉल होंगी उतने कुल परिणाम होंगे। अब कह रहा है कि पीले रंग की गेंद आने की प्रायिकता। अब देखिए भाई यहाँ पे पीले रंग की गेंद तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे पीले रंग की गेंद तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब कि उसके पक्ष में अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 0 हुए ना भाई। उसके पक्ष में अनुकूल परिणाम कितने हुए, 0। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 में जब 20 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दें तो 0 आता है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। दैट्स ऑल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रायिकता से संबंधित, प्रायिकता और प्रायिकता का मतलब समझा, प्रायिकता से संबंधित सवालों का बेसिक कंसेप्ट समझा कि भाई प्रायिकता स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी कि प्रायिकता स्टार्ट कहाँ से होती है। और फिर हम इसके आगे वाले जो वीडियो होगा उसमें हम इसके जो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो इसके बड़े लेवल के होंगे या उसमें जो कुछ विस्तार होगा, उस टाइप के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से प्रायिकता को पढ़ने में इंटरेस्ट आया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अभ्यास कीजिए। आशा करता हूं कि आपको प्रायिकता का ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।